किस टेस्ट पेपर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख कवि और उनकी जो आपकी रचनाएं हैं। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए आपके एग्जाम में मिलते हैं और भी परीक्षा दोगे तो वहाँ भी मिलेंगे, है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राम राम, जय श्री कृष्णा। चलिए, आवाज़ वगैरह मिल पा रही है ना? थोड़ा सा यस कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। कहाँ से जुड़े हैं अभी कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग शुरू कर देते हैं। आवाज़ आ रही है? आ रही है। तो चलिए थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज की जो रचनाएं हैं बिल्कुल आईएमपी रचनाएं भी हैं, है ना, जो हमेशा पूछी भी जाती हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। चलिए बताना है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो मानते हैं वो किसे मानते हैं। देखिए 1 नंबर का ऑप्शन जो आपका दिया गया क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो, है ना, क्या पृथ्वीराज रासो जो आपका है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और अगर आपसे पूछिए इसके लेखक आपके कौन है, तो आप कहेंगे सर इसके लेखक जो आपके हैं वो आपके चंद बरदाई हैं। कौन है? चंद बरदाई, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। चलिए क्वेश्चन देखो, एक रिपीट होंगे, हो सकता है पहली बार आप ना सॉल्व कर पाएं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आप लोग वही होगा, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होंगे तो उससे आपको याद हो जाएगा। इसी वीडियो में सभी रचनाएं आपकी याद हो जाएंगी। देखो, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, किस कवि की रचना है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपके चंद बरदाई की है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद बरदाई इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो भैया पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन इसमें से इन्होंने किया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है। चलिए बताना है कि खुमार रासो जो रचना है वो किसकी प्रसिद्ध रचना है। चलिए, खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो दोस्तों यहाँ पर खुमार रासो आपकी है दलपत विजय, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, दलपत विजय इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों आपके पूछा जाता है यहाँ पर नरपत नाल किसकी है, नरपत नाल ये है आपके बीसल देवरासो की है, किसकी है, बीसल देवरासो की आपकी है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो भैया परमाल रासो, है ना, याद रखिएगा परमाल रासो, और परमार रासो जो आपकी है वो आपकी जगनिक की है। और वहीं पर जो आपका दिया गया है सारंगधर, ये आपकी है हम्मीर रासो, किसकी है, हम्मीर रासो। ये जो 4 रासो हैं वो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चारों रासो आपके पूछे जाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। ठीक है ना, कुमार रासो दलपत विजय, ठीक है ना, बीसल देव रासो नरपत नाल है, परमाल रासो जगनिक, और हमीर रासो सारगंधर। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि है। कौन रीतकालीन कवि है दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर आपको जवाब देना है। रीतकालीन कवियों में से 6 नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे रीतकाल में दोस्तों यहाँ पर भूषण, है ना, कौन रीतकालीन कवियों में कौन आते हैं, तो यहाँ पर भूषण दोस्तों देखा जाए तो एकमात्र ऐसे कवि जिन्होंने श्रृंगार रस से हटकर वीरता और प्रेम के बारे में बताया है। मतलब रीतकाल में जितने भी कवि रहे कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा प्रेम के बारे में बताया है, श्रृंगार रस के बारे में बताया है। लेकिन भूषण जो आपके ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने भैया श्रृंगार रस को एक साइड रख दिया है, इन्होंने सिर्फ वीरता और देश प्रेम के बारे में ही इन्होंने गुणगान किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। सभी को जय जय हिंद। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। चलिए बताना है, क्वेश्चन आपका 7 है, रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं इनमें से कौन हो जाएंगे। रसिक प्रिया की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी, है ना, क्या हो जाएगा, जवाब सी आ रहा है, केशव दास आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। और याद रखिएगा यहाँ पर रसिक प्रिया, है ना, और कवि प्रिया छंदमाला केशव दास द्वारा रचित आपकी रचनाएं हैं, जिनमें से 9 रस अलंकार और छंदों का निरूपण इनमें से किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है। रसिक प्रिया किसकी रचना है, तो अभी अभी आपने पढ़ा कि रसिक प्रिया है आपकी केशवदास की है, किसकी है, केशवदास की है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना इनमें से कौन सी है। तुलसीदास की रचना में से यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे हर यहाँ पर तुलसीदास की रचना है आपकी कौन, साहित्य लहरी तो हो नहीं सकता है ना, साहित्य लहरी नहीं है क्योंकि सूरदास की होगी, तो भैया यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा विनय पत्रिका। याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन आपका आएगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा विनय पत्रिका। दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, कृष्णावली, गीता कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला लक्ष्मण, है ना, वरवे रामायण, वैराग संदीपनी, ये तुलसीदास की सभी रचनाएं देखा जाए तो इसी में से आपको समाहित आपकी हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से विनय पत्रिका जो आपकी है किसकी है, तो आपकी तुलसीदास की है। अगला क्वेश्चन दिया गया कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। चलिए जवाब देना है कि कृष्ण गीतावली जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर कृष्ण गीतावली भी आपकी किसकी है, तो आपके तुलसीदास की है, तो ऑप्शन नंबर बनेगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, रामचरितमानस तुलसीदास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया दोहावली किसकी रचना है।
चलिए दोहा वाली जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है? तो हमने कहा दोहा वाली रचना भी किसकी है, तो आपकी तुलसीदास की है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अब बताइएगा कि भैया जो विनय पत्रिका है ये तो तुलसीदास की है, लेकिन अगर आपसे पूछे विनय पत्रिका की जो भाषा है वो आपकी कौन सी भाषा है, इन्होंने कौन सी भाषा में रचित किया है? तो याद रखिए ये है आपकी ब्रज भाषा में, है ना। अवधि मत लगाइएगा, याद नोट कर लीजिएगा कि जो विनय पत्रिका है वो आपकी ब्रज भाषा में है। किसमें है? ब्रज भाषा में है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि विनय पत्रिका किस कवि की है? विनय पत्रिका किस कवि की है? तो आप कहेंगे सर ये है आपकी तुलसीदास। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया विनय पत्रिका के लेखक, तो आप कहेंगे सर तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो आपके दोस्तों यहाँ पर तुलसीदास है। अगला है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है ना। ये बार बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं, हमेशा रिपीट होते रहते हैं। हमने आपको बताया भी है कि जब महीना भर पेपर, जैसे आपका यूपीएसआई का जो पेपर चला था वो 1 मंथ चला था, हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं आपसे यही क्वेश्चन तुलसीदास के बारे में पूछ रहे थे। इसीलिए कहते हैं कि अगर वीडियो को आप बार बार देख लेंगे तो आपकी जो रचना है तुलसीदास सूरदास जो महत्वपूर्ण होती हैं वो रट जाती हैं। ऐसे ढेर सारी रचनाएं हैं, आप पढ़ने बैठोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर आप पढ़ा दे रहे हैं तो इनमें से आप पूरे रट जाएंगे। देखिएगा रामचरितमानस किस भाषा में? हमने कहा कि राम जो आपके थे अयोध्या से थे, और अयोध्या से थे तो आपकी सरौदी भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर से कह रहा है भैया क्या, यहाँ पर कह रहा है एक शब्द देखो लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास ने इसे पूर्ण होने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। किसको? रामचरितमानस जो आपका अवधी भाषा में लिखा गया है, ये एक महाकाव्य है, इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। इसको पूरा होने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सिय राममय, क्या दिया है? सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की कृति से ली गई है, और ये कहाँ से ली गई है? चलिए 18 नंबर का ऑप्शन देना है, और 18 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये रामचरितमानस से ही लिया गया है। किससे लिया गया है? रामचरितमानस से ही लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और ये कहाँ से लिया गया है? बालकांड से लिया गया। कहाँ से? बालकांड। याद रखिएगा कि रामचरितमानस में 7 कांड है, अर्थात 7 सोपान है। जो सबसे बड़ा कांड है वह बालकांड है ना। सबसे छोटा है किष्किंधा कांड है। यहाँ पर देखो आपका अगला पॉइंट दिया है, कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो दोस्तों कहानी नई कहानी ये आपके नामवर सिंह की है। किसकी है? नामवर सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, नामवर सिंह की है। याद रखिएगा इनकी 1-2 रचनाएं आप भी पूछी जाती हैं, जैसे कविता के नए प्रतिमान, है ना। कविता के नए प्रतिमान ये भी आपका नामवर सिंह की है, जो कि बहुत बार पूछी भी गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यह पंक्ति जो आपकी है वो कहाँ से ली गई है? यहाँ पर इसके रचनाकार पूछा गया है। चलिए कह रहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये दोस्तों आपकी तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इस चौपाई का मतलब होता है कि हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता या पाप नहीं है। अगर आपके माध्यम से दूसरे व्यक्ति का भलाई हो जा रहा है तो आप उसका भला करिए, क्योंकि इससे बड़ा आपका कर्म कोई हो नहीं सकता है। लेकिन आप दूसरों को दुख ना दीजिएगा, है ना, क्योंकि इससे बड़ा पाप कोई है नहीं है। इसका मतलब आपका यह है। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? समय सरगम किसकी उपन्यास है, अर्थात समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? तो दोस्तों ये है आपकी कृष्णा सोबती की है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कृष्णा सोबती को हमने बताया भी है आपको, है ना। इनकी रचना थी जिंदगी नामा, उसके लिए पुरस्कार भी इनको दिया गया था, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, कृष्णा सोबती से याद रखिए जिंदगी नामा आपको हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। क्लियर है? गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, ये भी आपकी किसकी है? कृष्णा सोबती की ही है। अगला देखो दिया गया, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के जो लेखक है वो आपके हैं कौन? तो दोस्तों जिंदगी नामा अभी हमने बताया कि भैया कौन हो जाएंगे, यहाँ पर नंबर कृष्णा सोबती। क्या हो जाएंगे? कृष्णा सोबती हो जाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, चितकोबरा के उपन्यास इनमें से बताइएगा। चितकोबरा उपन्यासकार इनमें से बताइएगा, चितकोबरा के उपन्यासकार कौन है? चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। बाकी भैया वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। देखिए क्लास में काफ़ी लोग जुड़े हैं। बाकी वैसे आप लोगों ने, बहुत लोगों ने लाइक कर भी दिया है, बाकी कुछ लोग भूल गए होंगे, है ना, बस गलती बस। तो भैया जितने लोग यहाँ पर है ना वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। और ऑफलाइन जो भी लोग भी देखते हैं, ऑफलाइन भी भैया लाइक से सभी लोग कर दिया करें, ठीक है ना। चलिए देखो, चितकोबरा के उपन्यासकार इनमें से कौन है?
चितकोबरा की बात करते हैं 23 नंबर में, तो आप कहेंगे चितकोबरा के आपके उपन्यासकार है आपकी मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो मृदुला गर्ग के द्वारा उपन्यास कुछ आपके हैं, जैसे कि होता है मिलजुल मन, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। गुलाब और वसु का कुटुंब, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मिलजुल मन किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर मृदुला गर्ग की है। अगला है इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है। मतलब यहाँ पर देखा जाए एक ऐसा उपन्यास बताया गया है, एक ऐसा उपन्यास है जो कि भारत विभाजन की त्रासदी के ऊपर लिखा गया, ये आपका उपन्यास है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है, चलिए बता सकते हैं। यहाँ पर 25 नंबर में सी नंबर या डी नंबर, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, झूठा सच। झूठा सच किसका है, झूठा सच जो आपका है किसका, हमने आंसर बता दिया कि झूठा सच, लेकिन है किसका ये बताना है। तो झूठा सच आपके यशपाल का है, किसका है, यशपाल का है। याद रखिए यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा। और दोस्तों देखिए कि भैया ये भारत विभाजन और उसके परिणाम का जो चित्रण है ये उपन्यास 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो आप कहेंगे सर झूठा सच यशपाल का है। और ये बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है, आपका हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा हमेशा पूछा जाता है कोई भी एग्जाम हो। यहाँ पर देखो दिया गया झूठा सच के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे सर यशपाल हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो दिया है रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 27 देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेहन पर रघु। दोस्तों काशीनाथ का आपने नाम सुना होगा, और देखिए जवाब भी आ रहे हैं, याद रखिएगा रेहन पर रघु जो आपके हैं, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका काशीनाथ सिंह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और इस उपन्यास के लिए 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी यहाँ पर इनको दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। एक इनकी रचना और पूछी जाती है काशीनाथ की, काशी का 80, क्या काशी का 80 भी इनकी पूछी जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है काशी की 80, देखो अगला दिया भी गया है काशी का 80 रचना जो आपकी है किसकी है, 28 नंबर, काशी काशी किसकी है, तो अभी हमने बताया काशी से काशी और काशी से काशीनाथ हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है। आप ऐसे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये टेस्ट पेपर ही लगा लेना, इसी में उद्धार हो जाएगा, क्योंकि इनमें वो रचनाएं हैं जो बार बार आपकी पूछी भी जाती है ना, और इसमें क्वेश्चन आपके रिपीट भी किए गए हैं ताकि आपको याद भी हो जाएंगे। देखो पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है, तो भैया यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, अर्ध कथा। ये क्या है, अर्ध कथा है। हमने एक वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देख लीजिएगा, जिसमें से हिंदी में प्रथम क्या कौन है ये हमने पढ़ाया है, उसको आप देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है, उसी में सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखिए ये आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रेशमी टाई एकांकी के संग्रह के रचयिता बताइएगा। रेशमी टाई की जो रचयिता है वो आपकी कौन है, रेशमी टाई की रचयिता कौन है। चलिए, रेशमी कपड़े पहनेंगे राम, आप कहेंगे कि रेशमी कपड़े पहनेंगे राम, रेशमी टाई पहनेंगे राम, तो आप कहेंगे सर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, राम कुमार वर्मा इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर देखिए महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा, महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर महादेव वर्मा का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो आपका है निहार। क्या है, निहार है दोस्तों, निहार इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यही पूछेगा कि निहार के रचनाकार कौन है, तो आप कहेंगे कि महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन है, तो आपका 32 का ऑप्शन क्या बनेगा, निहार हो जाएगा। निहार के रचनाकार कौन है, तो आप कहेंगे महादेव वर्मा हो जाएगा। निहार किसकी रचना है, महादेव वर्मा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आ गया है और आपसे कह रहा है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढती पीड़ा, ये उक्ति जो आपकी है किसकी है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा, ये जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है। दोस्तों 35 नंबर की बात कर लेते हैं, तो 35 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। ये है महादेव वर्मा की है ना, ये पंक्ति है महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि यामा के रचनाकार इनमें से कौन है। यामा के रचनाकार बताइएगा, 36 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यामा के रचनाकार बताइएगा। चलिए अति सुंदर जवाब दीन है आप लोग। चलिए यहाँ पर देखिए 36 नंबर का जवाब आ गया है, कुछ लोगों ने प्रयास किया है। और यामा तो भैया आप लोग जानते ही जानते हैं, यामा हो जाएगा महादेव वर्मा, है ना, महादेव वर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, यामा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, महादेव वर्मा की जितनी भी रचनाएं वो एक साथ आपको देखो मिल गई हैं। यहाँ पर देखो महादेव वर्मा की रचनाओं में जैसे आपका निहार है, नीरजा है, रश्मि है, दीप शिखा है, सांध्य गीत है, अतीत की चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं हैं, श्रृंखला की कड़ियां हैं, सत्यपर्णा है। इनमें से यहाँ तक जो रचनाएं आपकी पूछी गई यहाँ तक, ये सभी रचनाएं आपको रटी होना चाहिए
और पूछी भी जाती हैं, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला भी है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है अतीत के चलचित्र जो कृति हो किसकी है। चलिए बताइएगा, अतीत के चलचित्र जो कृति हो किसकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अतीत की चलचित्र किसकी है, आप कहेंगे सर महादेव वर्मा की हो जाएगी, और महादेव वर्मा है तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पथ के साथी किस विधा की रचना है। पथ के साथी किस विधा की रचना है, यहाँ पर जवाब देना है 38 नंबर में। चल, और देखा जाए तो 38 नंबर का जो आंसर होगा उनमें से क्या होगा, क्या महादेव वर्मा ही हो जाएगा या रेखा चित्र। देखिए पथ के साथी जो आपकी है ये रेखा चित्र है ना, महादेव वर्मा के द्वारा रहे ये रचित आपका रेखा चित्र है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे सुख दुख की भवाविस्मयी आस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, यह उक्ति की रचनाकार पूछा गया है। ये जो शब्द दिया है, इतना सब स्टेटमेंट दिया गया है, ये सब जो दिया गया है किसका, ये महादेव वर्मा का है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और याद रखिए सुख दुख की ये ऐसे सब दिया है, महादेव वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है यहाँ पर देखिएगा कि मैं नीर भरी दुख की बदली, ये पूछा जाता है ना, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये पंक्ति जो आपकी है वो किसकी है दोस्तों, ये है आपकी महादेव वर्मा की है। किसकी है, महादेव वर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हाँ कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये किस काल से कवि हैं, तो आप कहेंगे छायावादी कवित्री हैं। और ये भी पूछेगी इनकी काव्य संग्रह सांध्य गीत है ना, ये जो लिया गया है पंक्ति सांध्य गीत से लिया गया है, और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोको कहाँ ढूंढते बंदे मैं तो तेरे पास में, यह जो आपका है किस संत का कवि है। तो दोस्तों याद रखिए ये कबीर दास की है। कबीर दास की ये पंक्ति है कि मोको कहाँ ढूंढते बंदे मैं तो तेरे पास में, ये आपकी कबीर दास की, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कबीर दास की बात करते हैं तो ये जो युक्त ली गई है वो संत कबीर की है ना ली गई है, और इनकी रचनाओं में साखी शबद रमैनी जो कि बीजक इनकी रचनाओं का क्या है यहाँ पर संग्रह है। अगला बीजक के रचनाकार कौन है, आंख मूंद कर जवाब देंगे सर, बीजक आपके हो जाएंगे कौन, कबीरदास हो जाएंगे। बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है, तो आप कहेंगे सर कबीरदास हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये जो पंक्ति है वो आपकी किसकी है। चलिए 44 नंबर लॉक किया जाए कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये आपको मिलेगा जब मॉडल पेपर सोल्व कर रहे होते हैं, तब आप इस क्वेश्चन को गलत कर रहे होते हैं, है ना, और आप भी गलत कर रहे हैं, अभी भी गलत कर रहे हैं। हमने कहा यही एक ऐसी पंक्ति है और एक और भी मिलेगी जो आपकी अपवाद में होगी। ये जो पंक्ति है आपकी कबीरदास की है, नोट कर लीजिएगा। ये दशरथ सुते लोक बखाना, राम नाम का मरम हो आना, ये रचनाकार आपके हैं कौन, तो आपकी कबीरदास। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिनसे भी गलती हुई है, क्योंकि ये जब आपको मॉडल पेपर मिलेगा तो 100% गलती कर दोगे, है ना। इसलिए याद रखिए ये ऐसा अपवाद आपको मिलेगा, देखने में तो नहीं लग रहा है लेकिन है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि कबीरदास की वाणियों का जो वाणी की भाषा है वो कौन सी है। कबीरदास की वाणी की जो भाषा है वो आपकी है क्या, तो कबीरदास आपकी सदुक्कड़ी भाषा बोलते हैं ना, यहाँ पर सदुक्कड़ी जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। कुछ विद्वान तो इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कबीरदास की रचनाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित हैं। कबीरदास की जो रचनाएं हैं वो जो संकलित हैं वो आपकी किसमें संकलित हैं, यहाँ पर देखिए 46 नंबर में। 46 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कबीरदास की रचनाएं आपकी बीजक में हैं, किसमें हैं, आपके बीजक में हैं। हमने कहा सूरसागर सूरदास की रचना है ना। यहाँ पर जो मृगावती है वो आपकी कुतुबन की आपकी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि हेत प्रीत से जो मिले तासो मिले धाय, यह जो है पंक्ति किस संत की है। कह रहा है हेत प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय, ये पंक्ति जो आपकी है वो किस संत की है। दोस्तों ये है आपकी कबीरदास की है। किसकी है, कबीरदास की, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखो दिया गया है, मतलब इसका मतलब क्या था कि जो सच्चे स्नेह से मिले उससे खूब प्रेम से मिलिए, परंतु उससे बचिए जिसके दिल में बुरी भावना है, ठीक है ना। ये कबीरदास की बातें हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यशोदा कैकेयी उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले इनमें से कौन है। जिन्होंने यशोदा कैकेयी उर्मिला पर यहाँ पर लिखा है कविताएं, इनमें से कौन है। ये है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त इनकी प्रथम कविता संग्रह है हेमंत, है ना, प्रथम काव्य संग्रह है रंग में भंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र में इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए गए हैं। चलिए मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए गए हैं।
दोस्तों यहाँ पर देखिए 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके साकेत में। किसमें? साकेत में। साकेत जो कि ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। और साकेत में किसके बारे में कहा गया है? जो भी स्टूडेंट एमए किया हुआ है हिंदी से, है ना, हमने तो हिंदी से एमए किया है तो हमने तो ये सब पढ़ा है। अब जिन लोगों ने यहाँ पर हिंदी पढ़ा होगा एमए से, उनको मालूम होगा ये बहुत ही आपको चैप्टर ही पूरा मिलेगा। याद रखिएगा, मिथिलेश गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारीपात को साकेत नामक पुस्तक में किया है। इन्होंने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को केंद्र भाव रखकर यहाँ पर देखा जाए तो इसमें से रचित किया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका बन जाएगा सी नंबर, मिथिलेश गुप्त आपका आंसर राइट हो जाएगा साकेत। ठीक है ना, क्लियर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है साकेत किसकी कृति है? साकेत किसकी कृति है? चलिए, साकेत किसकी रचनी है या साकेत किसकी रचना है, किसकी कृति है? तो हमने बताया मैथिली शरणगुप्त। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जयद्रथ वध ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? तो जयद्रथ वध है आपके मैथिली शरणगुप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त इसका आंसर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला पॉइंट आपका आता है, क्या कह रहा है? अच्छा, एक पॉइंट कोई भी याद रख लीजिएगा कि मैथिली शरणगुप्त के द्वारा जो आपका ये खंड काव्य है ना, यह हरगीतिका छंद में आपका रचित है। जो जयद्रथ वध आपका है ये आपके हरगीतिका छंद में, हरगीतिका में आपके 28 मात्राएं होती हैं और यह खंड काव्य 7 सर्गों में है। कितने? 7 सर्गों में विभाजित किया गया है। भारत भारती के रचनाकार बताइएगा, भारत भारती के जो रचनाकार है इनमें से कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरणगुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरणगुप्त। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है कि इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी नहीं है? चलिए, मैथिली शरणगुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो मैथिली शरणगुप्त की रचना रंग में भंग है, साकेत है, भारती है, लेकिन शायद प्रिय प्रवास नहीं है। क्यों भैया? प्रिय प्रवास नहीं है ना? प्रिय प्रवास किसकी है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। बिल्कुल सही है, प्रिय प्रवास जो आपका है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और अगला है रघुवंशम किसकी कृति है? रघुवंशम। और रघुवंशम आ गया है तो आप कहेंगे सर कालिदास की रचना है। किसकी है? रघुवंशम जो आपकी है वो आपकी कालिदास की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखो कह रहा है मेघदूतम अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की ही रचनाएं हैं। अगला है मेघदूतम के लेखक आपके कौन है? तो आप कहेंगे सर कालिदास हो जाएंगे। यहाँ पर एक कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे सर कुमार संभव के कौन है? तो भी आपके कालिदास हो जाएंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है कि कुमार संभव है ना, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम। अगला है अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, अंचल जो आपका नाम है वो किस साहित्यकार का उपनाम है? दोस्तों रामेश्वर शुक्ल। क्या नाम है? रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है आपका अंचल, है ना। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, रामेश्वर शुक्ल हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और अगर पूछे कि भैया रामेश्वर शुक्ल जो आपके हैं इनका जन्म तो आपके फतेहपुर में हुआ था। ठीक है ना, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 1995 में। और इनकी कृतियों में जैसे आप पराजिता है ना, किरण बेला है, वर्षांत के बाद बादल, विराम चिन्ह, ये आपके हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है? मतलब सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह मिलता है और ये मिलता है किसमें? तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, साहित्य लहरी मिलता है। किसमें? तो आपके साहित्य लहरी में। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं सूरदास के 128 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें नायक नायिका का भेद, अलंकार, रस आदि का विवेचन किया गया है। यह श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है जिसमें अन्य रसों को भी प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूरदास किसके शिष्य थे? बता सकते हैं? ये क्वेश्चन तो बता ही सकते हैं, सूरदास किसके शिष्य थे? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सूरदास जो आपके शिष्य थे 59 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे वल्लभाचार्य। सूरदास किसके शिष्य थे? तो आपके वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगर पूछे वल्लभाचार्य कौन सा, तो आप कहेंगे वल्लभाचार्य पुष्ट मार्ग के प्रणेता थे। क्या? पुष्ट मार्ग के प्रणेता थे आपके वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा गया है? वात्सल्य रस का जो सम्राट है वो किस कवि को कहा जाता है? अच्छा, जो रचनाएं आप पढ़ रहे हैं सबसे सरल रचनाएं हैं, है ना, सबसे सरल रचनाएं हैं और यही रचनाएं आपकी पूछी भी जाती हैं, है ना। तो इन रचनाओं को बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, है ना। बिल्कुल आसान वाली रचनाएं भी हैं और पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। देखो, वात्सल रस का सम्राट किसे कहते हैं? सूरदास को कहेंगे, तुलसीदास को कहेंगे, या बिहारी को कहेंगे? आप कहेंगे सर 60 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है कि भैया जो सूरदास हैं ये वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। इन्होंने वात्सल्य रस के ही बारे में, अर्थात बचपन के ही बारे में, भगवान कृष्ण के बचपन को यहाँ पर आधार मानकर, है ना, श्री कृष्ण जी के बाल सुलभ लीलाओं का मनोमोहक वर्णन किया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? ये तो आपने हमेशा पढ़ा ही होगा, है ना। ये साथ में पढ़े होंगे, सूरसागर,
साहित्य लहरी, है ना, और सुर सारावली, लेकिन सुंदर विलास तो है नहीं है, सुंदर विलास नहीं है, ये सुंदर विलास से सुंदर दास जी की है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की इनमें से कौन सी रचना है, सूरदास की इनमें से कौन सी रचना है, तो आप कहेंगे साहित्य लहरी, साहित्य लहरी मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर कि सूरदास की रचना नहीं है, सूरदास की रचना नहीं है। तो देखिए सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर है, लेकिन प्रेम वाटिका नहीं है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेम वाटिका नहीं है, ऑप्शन डी बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, सूर सागर किसकी रचना है, सूर सागर किसकी रचना है, सूर सागर किसकी रचना है, तो आपकी कहेंगे सूरदास की है, किसकी है, सूरदास है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, है ना, ये आपकी सूरदास की है। वहीं पर कबीरदास की रचना में बीजक है ना, कालिदास की रचना विज्ञान शकुंतला में आपकी हो जाएगी, तुलसीदास की रचना में रामचरितमानस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है, अच्छा क्वेश्चन है, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है 65 नंबर में। तो निष्कवच जो आपका है दोस्तों, ये है राजी सेठ की है, किसकी है, राजी सेठ की है। कवच पहनते हैं राजा जो होते हैं, अर्थात राजी सेठ यहाँ पर निष्कवच उपन्यास के हैं, राजी सेठ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला दिया गया है, जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है, जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के जो रचयिता हैं वो आपके कौन हो जाएंगे, तो भैया जंगल जहाँ शुरू होता है, यहाँ पर जंगल में रहते हैं जीव, जंगल में रहते हैं जीव अर्थात संजीव, याद रखिए ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है फांस किसकी रचना है, आईएमपी पॉइंट है, फांस जो रचना है वो है आपकी किसकी, तो भैया जंगल में फंस भी जाते हैं, आप कहेंगे सर जो फांस है वो भी आपकी किसकी है, तो आपकी संजीव की है दोस्तों, याद रखिएगा संजीव की है। और इस उपन्यास में पृष्ठभूमि भारत में विगत लगभग 2 दशकों से बढ़ रही किसान आत्महत्या है, जो किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, है ना, उन्हीं के बारे में यहाँ पर फांस रचना लिखी गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सतसई के लेखक आपके कौन हैं, सतसई के लेखक जो आपके हैं कौन हैं, सतसैया के दोहरे दो, है ना, सतसैया के दोहरे देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही वाली आपकी पंक्ति है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके बिहारी लाल चौबे जिन्हें कहते हैं, है ना, और इसमें संकलन किया है, इसमें से नीति भक्ति श्रृंगार सभी आपको मिलेगा, है ना। तो याद रखिएगा बिहारी का पूरा नाम था बिहारी लाल चौबे, है ना, और इन्हें रस के अग्रण कवियों में गिना जाता है, तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है, इन्होंने जितनी भी रचना लिया है ना। सर टॉपिक वाइज पढ़ा दो, अभी ये क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब टॉपिक वाइज पढ़ाएं तो कहोगे मिक्स पढ़ाओ, जब मिक्स पढ़ाओ तो टॉपिक वाइज पढ़ाओ, बताओ किसकी किसकी बातें करें, घर में आके सबको पढ़ाएं क्या, यहाँ पर ऐसे मिक्स पढ़ रहे हो, इतने प्यार से पढ़ रहे हो, तब कह रहे हैं टॉपिक वाइज पढ़ा दो। अभी टॉपिक वाइज पढ़ाने लगेंगे तो कहोगे सर जी बोर हो गए, अब एक ही की रचना कैसे रट लाएंगे, अपने मन से भी पढ़ा करो, जो टॉपिक वाइज पढ़ना है किताब खोल लो, किताब में मिल जाएंगे, किताब में पढ़ लिया करो। सब चीज़ टीचर के भरोसे रहोगे ना तो फिर सफलता नहीं मिलेगी, सफलता अपने दम पर मिलती है, टीचर आपको सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, कुछ और नहीं करेगा, टीचर हमेशा आपको रास्ता दिखाने का प्रयास करता है, खुद से मेहनत पर करो, है ना। किताब अगर आपके पास है तो उसको पढ़िए, आपके पास वही होंगे जो हम पढ़ा रहे हैं, जो रचनाएं यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं वो आईएमपी रचनाएं, इसलिए इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अपने दम पर सफलता मिलती है, टीचर के दम पर नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए 69 नंबर ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका ये हो जाएगा, राहुल सक्रात्यायन, क्या हो जाएगा, राहुल सक्रात्यायन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये है। ये आपके देखो घुमक्कड़ के रूप में ही लिखा है, इन्होंने जितनी भी रचना लिखा है ये हमेशा घुमक्कड़ के ही बारे में लिखा है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और अगला आपसे देखो दिया गया है, यहाँ पर देखो इनका जन्म हुआ है आजमगढ़ जिले में, है ना, और यहाँ पर देखा जाए तो यूरोप यात्रा, नए भारत के नेता आदि प्रमुख रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, चलिए बताना है घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक हैं इनमें से राइट क्या हो जाएगा, चलिए घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक हैं इनमें से कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर राहुल सक्रात्यायन, इनका नाम क्या है, आप कहेंगे सर राहुल सक्रात्यायन, इसका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा राहुल सक्रात्यायन, ठीक है ना, बी नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट दिया, अच्छा एक पॉइंट और भी पूछेगा कि भैया जो राहुल सक्रात्यायन है ना, इनके बचपन का नाम था केदारनाथ पांडे, क्या नाम था, केदारनाथ पांडे हो जाएगा। अगला है बोलगा से गंगा, इनमें से किस विधा की रचना है, बोलगा से गंगा एक किस विधा की रचना है, 71 का जवाब देना है, बोलगा से गंगा। और ये भी क्या है, कहानी संग्रह है ना, कहानी संग्रह है, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। और भैया कौन है इनकी रचना, तो आपकी रचनाकार राहुल सक्रात्यायन हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे किन्नर देश में यात्रा, जब यात्रा लगा दिया है तो बस तुरंत लगाइए राहुल सक्रात्यायन। अगला देखो दिया, अच्छा मेरी लद्दाख यात्रा, इसमें भी यात्रा है तो भी इन्हीं की हो जाएगी। यहाँ पर अगला कह रहा है क्या, ठीकरे की मंगनी उपन्यास जो लिखा है वो किसने लिखा है,
ठीकरे की मंगनी उपन्यास जो लिखा है वो किसने लिखा है? तो ठीकरे की मंगनी लिखा है नासिरा शर्मा, नाम सुना होगा, नासिरा शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? बूढ़ी काकी जो लिखा है वो किसने लिखा है? कहानी बूढ़ी काकी की रचनाकार जो आपका है वो आपका बी हो जाएगा। ये है चित्रा मुग्दल। क्या है? चित्रा मुग्दल। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है भाई क्या, यहाँ पर दिया गया है जो कहानी है ना, प्रेमचंद की कहानी है बूढ़ी काकी, किसकी है? बूढ़ी काकी किसकी है? तो आपकी कहेंगे प्रेमचंद की है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध इनमें से कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो निबंध रचा है वो कौन सा है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर कुटज, है ना। याद रखिए कुटज जो ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ और भी रचनाएं होती हैं, जैसे कुटज आपका है, अशोक के फूल है, विचार व्यर्थ हो जाएगा, कल्पलता है ना, विचार प्रवाह है। तो अशोक के फूल और कुटज ये दोनों आपकी बहुत पूछे जाते हैं। तो याद रखिए अशोक के फूल किसका है? तो आप कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, बाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? बाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? तो ये भी भैया आपकी किसकी है? तो आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा है, चारचंद्र हो गया, अमान दास का पोथा हो गया, आलोक पर्व हो गया, ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। अगला दिया गया है चार चंद्रलेख किस उपन्यास की रचना है? चार चंद्रलेख जो आपका है किस उपन्यास की रचना है? दोस्तों 78 की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है जो कि आपका चार चंद्रलेख हो जाएगा। अगला दिया गया है हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है ये किस आलोचक की कृति है? तो भैया ये भी किसका है? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल है ये आपके आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर देखिए अगला है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला दिया है कादम्बरी किस लेखक की रचना है? कादम्बरी किस लेखक की रचना है? चलिए जब कादम्बरी दिया है तो आप कहेंगे सर कादम्बरी हो जाएगा बाणभट्ट, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर है यहाँ पर बाणभट्ट हो जाएगा। और देखा जाए तो भैया हर्षचरितम इन्हीं के द्वारा रचा गया आपका है, ये आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहे थे आपके, कौन? बाणभट्ट रहे थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक कहानी यह भी है आत्मकार रचनाकार बताना है। एक कहानी यह भी है, एक कहानी यह भी है, ये मन्नू भंडारी की है। ये भी बहुत बार रचना पूछी गई है, मतलब जितनी भी रचनाएं पूछी गई हैं बहुत बार पूछी गई हैं। यहाँ पर मन्नू भंडारी की रचना है एक कहानी यह भी है, ठीक है ना। और अगले पॉइंट में आते हैं तो देखा जाए तो भैया यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है कि हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से गिना जाने वाला आपका बंटी किस उपन्यासकार है? बताइएगा। आपका बंटी उपन्यासकार आपसे पूछा गया है। तो भैया आप कहेंगे सर आपका बंटी जो आपका है ये मन्नू भंडारी का है। किसका है? मन्नू भंडारी का आपका बंटी, मन्नू भंडारी। ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनकी रचनाओं में देखिएगा जैसे महाभोज, है ना, एक कहानी यह भी है, ठीक है ना, और मैं हार गई, ठीक है ना, आपका बंटी, ये काफी कुछ रचनाएं जो कि पूछी जाती हैं। अगला है बिना दीवारों का घर, मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? अब आपने ये भी देखा कि बिना दीवारों का घर ये भी किसका है? मन्नू भंडारी का है। और ये है क्या इनका? ये इनका है क्या? तो दोस्तों ये एक नाटक है इनका, ये इनका नाटक है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इनके नाटकों में देखिए दिया भी गया है कि भैया आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, ये इन्हीं का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है अच्छा देखो दिया गया है कि इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की नहीं है? मनु भंडारी की नहीं है, पूछा गया है। यही नौकरी, पिंजरे की उड़ान, यही सच है या अकेली? देखिए 85 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान ये मनु भंडारी की नहीं है, ठीक है। पिंजरे की उड़ान ये मनु भंडारी की नहीं है, ये है यशपाल की है। किसकी है? ये यशपाल की है, याद रखिए यशपाल की है कहानी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भैया क्या यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे टेढ़े मेढ़े रास्ते, है ना, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, ये उपन्यासकार के जो साहित्यकार का नाम लिखा है इनमें से क्या हो जाएगा? टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, यहाँ पर 86 नंबर। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूले बिसरे चित्र। यहाँ पर बोलते हैं भूल चूक माफ करें, है ना, बोलते हैं ना भूल चूक माफ करें। यहाँ पर कौन? भगवती चरण भगवान जी। तो भगवती चरण वर्मा यहाँ पर हो जाएगा टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र। अगर आपसे कह रहा है यहाँ पर देखिए भगवती चरण वर्मा की पुस्तक कौन सी है? इनमें से भगवती चरण वर्मा की जो पुस्तक है वो आपकी है कौन सी? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर इनमें से चित्रलेखा। क्या है? भगवती चरण वर्मा की पुस्तक कौन सी है? तो आपकी चित्रलेखा जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है,
कह रहा है मधुशाला किसके द्वारा रचित है, मधुशाला किसके द्वारा रचित है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, हरिवंश राय बच्चन, है ना, ये सब चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी। यहाँ पर मधुशाला आपका हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो भैया मधुशाला निशा निमंत्रण, है ना, सत सरंगड़ी, दो चट्टाने, मधुकलश इनके हरिवंश राय बच्चन है, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए मधुशाला के लेखक आपके हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के हैं, तो हरिवंश राय बच्चन आपके उत्तर छायावादी युग के आपके हो जाएंगे, उत्तर छायावादी की कवि हैं, है ना। और यहाँ पर देखो दिया गया अगला पॉइंट, अग्निपथ किसकी रचना है, चलिए बताइएगा। अग्निपथ जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है, चलिए बताइएगा। अग्निपथ जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है, तो अग्निपथ रचना है आपके हरिवंश राय बच्चन की, किसके है, हरिवंश राय बच्चन, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और देखा जाए तो एक पॉइंट भी आपको मिलेगा कि अग्निपथ की रचना हरिवंश राय बच्चन ने किया है ना। बाद में इसी नाम से फिल्म बनी थी जिसमें उनके पुत्र अमिताभ बच्चन ने मुख्य किरदार की भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। यहाँ पर रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, गीत के रचनाकार इनमें से कौन है, तो भैया 93 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका हरिवंश राय बच्चन, यहाँ पर आंसर है आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। निराला की साहित्य साधना ये जो कृति है वो आपकी किसकी कृति है। निराला की साहित्य साधना दोस्तों ये आपकी रामविलास शर्मा की है, किसकी है, रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है। पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है, तो भैया पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद, है ना, मुंशी प्रेमचंद, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, आप कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा। अगर पंच परमेश्वर के लेखक कौन है तो आप कहेंगे मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। करबला के रचनाकार बताइए, करबला के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे। करबला के रचनाकार दोस्तों, करबला के रचनाकार जो कि हिंदी साहित्य जगत के एक महान उपन्यासकार हैं, याद रखिए प्रेमचंद। यहाँ पर जो आंसर बनेगा उसी नंबर प्रेमचंद इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इन्होंने गबन, है ना, गोदान, कर्मभूमि, निर्मला इनके उपन्यास हैं। अगला है परीक्षा कामा शतरंज के खिलाड़ी कामा सवा शेर गेहूं कफन कहानी के लेखक बताइएगा। अब इनमें से कुछ नहीं तो एक तो पता ही चल गया होगा, है ना, 5 रचना है, 5 रचना में एक रचना पता चल गया होगा कि भैया यहाँ पर देखा जाए तो भैया कफन कहानी आपने पढ़ा होगा, है ना, यहाँ पर इनकी अंतिम कहानी है। कफन की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और अगला दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया है, परीक्षा शतरंज खिलाड़ी सवा शेर गेहूं कफन कहानी प्रेमचंद, है ना। वहीं पर कर्मभूमि, गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला ये सब उपन्यास इनके हैं। अगला दिया है सुजान भगत, अलग्यो झा, ग्रहदाह, नशा, है ना, माता का हृदय, ये सब किस विधा की रचनाएं हैं, तो भैया ये सब कहानियां हैं, क्या हैं, ये सब कहानियां हैं, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ये हो जाएगा, है ना। और ये सब मुंशी प्रेमचंद की ही कहानियां हैं, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की ही कहानियां हैं। यहाँ पर अगला दिया है प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम बताना है। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास इनमें से कौन हो जाएगा, पढ़ाया भी गया है। यहाँ पर देखिए प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास और इस क्लास का उपन्यास अधूरा ही रखते हैं, है ना। यहाँ पर इस क्लास को भी हम लोग अधूरा ही रखेंगे, और क्योंकि अभी रचनाएं काफ़ी हैं, है ना, अभी आपने स्टार्टिंग पढ़ा है, इसमें से एक वीडियो और लगभग आपका बनेगा, है ना। अब आपकी छुट्टी है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।